जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में हम लोग विद्या पब्लिकेशन की बुक से हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो है विविध प्रश्नावली 6 को करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना इसके उच्चिष्ट निम्निष्ट से एक क्वेश्चन पूछते जरूर है, इसलिए ना इसके हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर 6A, B, C को अभी तक आप लोग नहीं देख के आए हो तो पहले उसे देख लो, क्योंकि विविध प्रश्नावली में हम लोग जो है सारे जो है मिक्सर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो विविध प्रश्नावली क्या है, टेस्ट सीरीज की तरह है। ठीक है, तो इसमें तो कोई रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शनल में है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ता है? मतलब देखो, हमारे पास इनका कहना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है ना, तो भुजा को लिखते हैं ए से, तो DA/DT। अगर किसी चीज़ में कमी हो, किसी चीज़ में वृद्धि हो, तो उसको हम लोग D/DT से लिखते ही है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो इसको लिखेंगे DA/DT बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। और इसके बाद हमारे पास है भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर। और इनका कहना है कि क्षेत्रफल किस दर से, मतलब क्षेत्रफल को लिखेंगे DA/DT जो है, ये हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। ये सब कुछ बता चुके हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको लिखते हैं ए से, √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो इसको हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे इसे DA/DT बराबर √3/4। जो भी घात है उसे आगे लिखो, इसकी घात से 1 कम कर दो, और DA/DT। ठीक, अब वैल्यू को रखो। अब हम लोग DA/DT बराबर √3/4 इंटू 2 इंटू ए की जगह रखेंगे 10 और इसकी जगह रखेंगे 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल, तो 10 √3। तो DA/DT बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 10 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शनल चेक करो जरा। ऑप्शनल देखो, आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है क्लियर, एकदम राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक क्षैतिज फर्श पर 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। सबसे पहले आपको बता दे, फिगर से बता दे कि ये तो पीछे बता चुके कि हमेशा इस प्रकार से फिगर बनाओगे सीढ़ी वाले क्वेश्चन में। 5 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सीढ़ी की लंबाई हो गई। और हमारे पास है कि 500, ठीक है, ठीक, हाँ। और इसके बाद है, यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से, ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से, तो ऊपरी सिरा मतलब ऊंचाई, तो हम लोग कहेंगे कि DH/DT बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये DH/DT से हमने लिख दिया इसलिए कि ऊंचाई है। हाँ, और इसके बाद है कि निचला सिरा दीवार से x बराबर मतलब 2 मीटर दूर है, तो इसको हम लोग x बराबर लिख रहे हैं, तो ये x बराबर कितने मीटर पर दूर है? 2 मीटर दूर पर, और ये ऊंचाई है। ठीक, नामकरण कर दो ABC। ठीक, नामकरण कर लिया हम लोगों ने, क्या कर लिया हम लोगों ने? ABC। अब एक चीज़ थोड़ा समझना है इसमें इन्होंने ये पूछा है कि फर्श के बीच का कोण आप लोग जो है कोण ज्ञात करने वाले हैं। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, दो फार्मूले यूज़ करेंगे। एक फार्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा, जो कि फार्मूला होता है लंब/कर्ण। एक फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा, जो कि फार्मूला होता है आधार/कर्ण। इसे तो बताने की जरूरत नहीं है ना, दोनों फार्मूले तो आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरह पढ़ते आ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर
साइन थीटा बराबर लंब क्या है एच, आधार क्या है, कण क्या है हमारे पास 500। ठीक, तो एच का जो मान निकाल लो, तो इसको लिखो एच बराबर 500 साइन थीटा। अब कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा आधार बटे कण, तो यक्स बटे 500। तो यक्स बराबर का हो गया कि यक्स बराबर ये हो गया 500 कॉस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक, अगर निकालना चाहो और ना निकालना चाहो अवकलन करके निकाल दो, अवकलन करके निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक तो थोड़ा समझना, क्योंकि हमें कोड चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो एच को जो अवकलन में लिखेंगे हम लोग क्या, डी एच बटे डी थीटा बराबर 500 को 500 लिखो। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, थीटा को लिखेंगे डी थीटा बटे डी, थीटा के सापेक्ष ना करो, फिर टी के सापेक्ष करो, टी के सापेक्ष करो कि थीटा तो चाहिए हम लोग। तो यहाँ पे लिखो डी टी, यहाँ पे लिखो डी टी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्स को लिखेंगे हम लोग डी एक्स बटे डी टी बराबर, तो ये 500 कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और ये डी थीटा बटे डी टी। किसी एक से हम लोग अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि डी एच बटे डी टी की जगह 10 हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर 10 रख दो। ठीक, यहाँ पर जो है 10 रख दो, 10 बराबर 500 कॉस थीटा और डी थीटा बटे डी टी। ठीक, यहाँ पर एक काम करो, इसे इसके बटे में ले आओ, तो कॉस थीटा डी थीटा बटे डी टी बराबर 10 बटे 500, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो। कॉस थीटा डी थीटा बटे डी टी बराबर 1 बटे 50। ठीक, 1 बटे 50। एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, क्या हमारे पास कोई और वैल्यू वगैरह है, कुछ भी तो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, हमें डी थीटा चाहिए, केवल डी थीटा चाहिए, इसको इसके बटे में ले आओ। ठीक, तो इसके बटे में ले आओ, तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी बराबर 1 बटे 50 और कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 50 कॉस थीटा करने के लिए इसको यहाँ से कैंसिल ना करो, ये 10, ये 500, ये 510, ये 10, ये 500 रहने दो। 500 कॉस थीटा जो है किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। तो डी थीटा बटे डी टी बराबर 10 बटे यक्स लिखोगे। ठीक, क्या लिखोगे, 10 बटे यक्स लिखोगे। ठीक, अब यक्स की वैल्यू चाहिए हमें, यक्स की वैल्यू है 2 मीटर, तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है, 2 मीटर अर्थात 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी थीटा बटे डी टी लिखेंगे, डी थीटा बटे डी टी बराबर 10 बटे 200, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर हम लोग कहेंगे 1 बटे 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शनल चेक करते हैं, तो ऑप्शनल हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सेकेंड है ये ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ये सारे क्वेश्चन आप लोग 6A में पढ़ चुके हो, इसके सारे क्वेश्चन 6A में पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, एफ एक्स बराबर 2x क्यूब, तो एफ एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 प्लस 12x माइनस 1 पर क्या है, ह्रास मान है। तो ह्रास मान के लिए हम लोग जानते हैं, ह्रास मान के लिए क्या होता है, ह्रास मान के लिए अगर मान ह्रास मान है तो इसके लिए एफ एक्स जो है वो 0 से कम होना चाहिए, और वर्धमान में एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अवकलन तो करना ही पड़ेगा, अवकलन करते हैं। तो अवकलन जब करेंगे तो एफ डैश एक्स, ठीक, एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास 2 3 6 एक्स स्क्वायर
प्लस 9 दूनी 18x प्लस 12 अचार का अवकलन 0। इसके बराबर 0 लेके चेक करते हैं हम लोग, तो 6x² प्लस 18x प्लस 12 बराबर हम लोग 0 लेंगे। यहाँ पर 6 ले लेंगे कॉमन, ठीक, 6 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। गुणनखंड कर लो, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। इसमें x ले लो कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड तो कर लेते हो ना हम लोग, गुणनखंड तो कर ही लेते हो, ये तो कहोगे सर आप अकेले अकेले कर रहे हो। तो यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 और -2 आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास है क्या, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देखो 2 सही है, -2 -1, ठीक। तो ऑप्शन 2 ही सही है हमारे पास, -2 और -1, ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को, चलो 4 भी सिंपल ही है, इतने को अगर आप लोग नोट करना चाहो कर लो। चलिए फिर 4 करते हैं। 4 में हमारे पास है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टेंस टू आर जो है एफ एक्स बराबर 2x प्लस कॉस एक्स। 4 में, तो 4 में है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस 2x द्वारा परिभाषित है तो यफ, ठीक, परिभाषित है तो यफ x बराबर पाई पर निम्नलिखित x बराबर 0 पर उच्चिष्ट x बराबर एक ह्रासमान फलन है और एक वर्धमान फलन है, ठीक है। ये हम लोग बताएंगे कि ह्रासमान फलन है कि वर्धमान फलन है, क्या है, ठीक है। 4 नंबर में, तो देखो 4 नंबर में सबसे पहले इसका अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग एफ एक्स को लिखेंगे एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स अवकलन, और ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग वर्धमान और ह्रासमान के लिए चेक करते हैं, तो पहले एफ डैश एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस 2 बराबर 0 पर छांतर कर दो, तो माइनस साइन एक्स बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन एक्स बराबर हमारे पास क्या हो गया 2। साइन एक्स की जगह 2 है, तो साइन एक्स की जगह 2 है, तो एक चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि x बराबर पाई पर निम्नलिखित x बराबर 0 पर उच्चिष्ट x एक ह्रासमान फलन है और एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर प्लस का दर्शाना होता है वर्धमान और माइनस का दर्शाना होता है ह्रासमान। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है कि हमारे पास एक वर्धमान फलन है। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि एक वर्धमान फलन है, ठीक, क्या है, एक वर्धमान फलन है। क्यों, साइन एक्स यहाँ पर ये माइनस मत देखना, ठीक है, ये माइनस। अब x की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर x का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, वो सब छोड़ो। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर इसको देख कर ले रहे हैं कि ये पूरे का जगह साइन एक्स की जगह 2 और ये 2 दोनों प्लस में हो गए हमारे पास, और प्लस में होना ये हमारे पास क्या है, वर्धमान फलन, ठीक। 5 नंबर को देखो, 5 नंबर में है y बराबर x, y बराबर x फिर है x -3 का होल स्क्वायर। x के नीचे दिए हुए मानों के लिए ह्रासमान है, ठीक, किन मानों के लिए ह्रासमान है ये बताएंगे। सबसे पहले अवकलन करो, y को लिखो अवकलन में dy/dx। प्रथम फलन या तो फिर इसका होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोल लो, x a² प्लस b² माइनस 2ab, अंदर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ प्लस 9x माइनस 6। अब 3x² यह अवकलन हो गया, 6 दूनी 12x और प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग dy/dx उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए लेते हैं 0, तो ये हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर 3 ले लेंगे कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे पास x² माइनस 3 चौको 12 और प्लस 3 3 9, गुणनखंड कर लो,
तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस यक्स प्लस 3 बराबर 0। यक्स ले लो कॉमन तो यक्स माइनस 3 माइनस 1 ले लो कॉमन तो यक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में यक्स माइनस 3 और एक कोष्टक में यक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यक्स हमारे पास 1,3 है। और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास इस प्रकार से 1 इज़ लेस देन यक्स इज़ लेस देन 3। तो यक्स की जो वैल्यू है 1 से अधिक है 3 से कम है, मतलब इन्हीं के बीच है। तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0,π/2 में ह्रासमान है। देखो जब हमने आपको 2a पढ़ा रहे थे तब हम उसको पढ़ा चुके थे आपको कि 0,π/2 में ह्रासमान कौन है, cos x। कैसे आपको बताते हैं, जैसे cos x है और 0,π/2 है, मतलब 0 से 90 के बीच। तो cos की जो वैल्यू है, cos की जो वैल्यू है किस प्रकार से लेते हैं, 0 से 90 के बीच। समझना, जैसे यहाँ पर ये 0 है, ठीक, यहाँ पर 1 है, तो थोड़ा समझना। पहले हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ पर π/2, ठीक, ऐसे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन cos की, अगर cos की वैल्यू तो होगा cos 0 का मान, समझना, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, ठीक, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। देखो लगातार इसमें कमी हो रही है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि निरंतर ह्रासमान है। तो निरंतर ह्रासमान हमारे पास क्या है, cos। तो हम लोग कहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, तो cos x है जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन ही आप लोग सही करोगे, थर्ड ऑप्शन ही हमारे पास आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है नमक की एक गोलाकार गेंद पानी में इस प्रकार घुल रहा है कि किसी क्षण उसके आयतन घटने की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि उसकी त्रिज्या एक अचर दर से घट रही है। त्रिज्या, देखो सबसे पहली बात तो इनका क्या कहना है कि नमक के गोलाकार गेंद, तो सबसे पहले गोले का आयतन बना लो। तो हम लोग कहेंगे गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr³। ठीक, गोले का आयतन होता है। फिर हमारे पास इनका कहना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो हम लोग कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको लिखेंगे एच से, एच बराबर 4πr²। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, 4πr²। अब इनका कहना है कि उसकी त्रिज्या अचर दर से घट रही है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, त्रिज्या जो है अचर दर से घट रही है। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ और दिया है इसमें कि पृष्ठीय क्षेत्र, देखो किसी क्षण उसके आयतन घटने की दर, आयतन घटने की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया है समझना, कि dv/dt जो है वो समानुपाती है किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने की दर माइनस एच के। ठीक, अब जब भी हम लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अनुक्रमानुपाती समानुपाती हटाने पर नियतांक लेते हैं, और तो dv/dt इस नियतांक की जगह हम लोगों ने क्या लिया, k। तो k, जहाँ k क्या है, अचर है यानी नियतांक है, जहाँ k क्या है, अचर है यानी नियतांक है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या है, यश। यश क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यश क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। d/dt की जगह तो यही लिखो, v की जगह हम लोग लिखेंगे 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक, बराबर यश की जगह लिखेंगे 4πr² माइनस के और 4πr²। यहाँ पर इस d/dt का मतलब अवकलन, तो अवकलन करेंगे हम लोग t के सापेक्ष। ठीक,
एक चीज़ इसमें समय के अनुसार कहा कि चलो इसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर 4 को तो 4/3 लिखो, पाई को पाई लिखो, जो भी घात है आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम करो। r को लिखेंगे dr/dt बराबर -k4 पाई r²। ठीक, 4 से 4 को कैंसिल करो, पाई से पाई को कैंसिल करो, r² से r² कैंसिल करो, -k बचा यहाँ पर, 3 से 3 कैंसिल करो। तो dr/dt बराबर हमारे पास क्या है, -k, जहाँ k क्या है, अचर है। ठीक, k क्या है, अचर है, और कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इन्होंने यही कहा था कि त्रिज्या अचर दर से घट रही है। तो देखो त्रिज्या अचर दर से, ये अचर है और ये माइनस का मतलब है घट रही है। तो हम लोग कहेंगे अतः त्रिज्या अचर दर से घट रही है। त्रिज्या जो है वो किस दर से घट रही है, अचर दर से घट रही है। अब देखो 8 नंबर को, ठीक है, 8 नंबर को देखो, 8 नंबर में है कोण थीटा 0 इज लेस देन थीटा, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। ज्ञात कीजिए कि π/2, थीटा जो है 0 से अधिक है और π/2 से कम है, 90 से कम है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए अपने साइन से दोगुनी तेजी से बढ़ता है, अपने साइन से दोगुनी तेजी से बढ़ता है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो बढ़ने घटने की दर में हम लोग क्या करते हैं, d/dt लगा देते हैं। सबसे पहले लगा दो प्रश्नानुसार। हाँ, सबसे पहले प्रश्नानुसार में इनका जो कहना है पहले वो करते हैं। इनका कहना है कि थीटा जो है, थीटा में वृद्धि को हम लोग किस लिखेंगे, dθ/dt। वो किसके, वो अपने जो अपने साइन से दुगुनी तेजी से बढ़ता है, साइन के दुगुनी तेजी से बढ़ता है, लिखेंगे 2। ठीक, ऐसा करो, इस प्रकार से करते हैं। थीटा जो है, थीटा जो है अपने साइन के दुगुनी तेजी से बढ़ रहा है। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में हम लोग जो है d/dt ले लेते हैं। तो d/dt यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 2 d/dt, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। दोनों पक्षों में d/dt ले लिया अवकलन करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास dθ/dt बराबर 2 साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, और ये हो गया dθ/dt। dθ/dt से ये कैंसिल, यहाँ बचा 1। तो 2 cos थीटा बराबर 1, इसको बटे में ले आओ। तो cos थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा बराबर, ये cos 60 अंश का मान है। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया, 60 अंश। 60 का मतलब क्या है, π/3। इसको π/3 भी कह सकते हो या 60 भी कह सकते हो, या यहाँ पर व्यापक मान भी लगा सकते हो। 9 नंबर को देखो, ठीक, व्यापक मान भी लगा सकते हो। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर में है किसी घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन जो है वो अचर दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो घन का आयतन, आयतन को लिखते हैं हम लोग v से। तो dv/dt किस दर से बढ़ रहा है, अचर दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये है। तो घन का आयतन सिद्ध कीजिए कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि उसके भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, उसके भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे घन का आयतन क्या होता है, भुजाघात 3। तो हम लोग कहेंगे घन का आयतन v बराबर a³, मतलब भुजाघात 3। ठीक, इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, अवकलन करते हैं। तो dv/dt बराबर 3a² dA/dt, इसकी जगह k लिख सकते हैं। तो k बराबर 3a² dA/dt। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर इनका कहना यह है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो वृद्धि की दर है, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 6a²।
यश से लिखते हैं और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। यहाँ पर एक काम करते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो इसलिए लिखेंगे dS/dt बराबर 6 दूनी 12a और dA/dt। यहाँ से dA/dt की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dS/dt बराबर 12a इंटू इसे इसके बटे में पहुँचा दो तो k/3a², 3 चौको 12, इससे ये कैंसिल, तो बचा हमारे पास 4k/a। a तो भुजा है, 4 भी अचर है और k भी अचर है, तो हम लोग कहेंगे 4k, ये क्या है, ये अचर है, ठीक। और इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर उसके भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है, भुजा की व्युत्क्रमानुपाती। अचर को हटा के हम लोग अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं, तो लिखेंगे dS/dt व्युत्क्रमानुपाती a, ठीक, क्योंकि तो बटे में ही है ना, इसको हटा के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, चलिए 10 नंबर को देखिए अब, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से x तथा y के दो वर्गों की भुजाएं है, इस प्रकार है कि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले एक चीज़ समझना कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये भी भुजा है, यक्स भी भुजा है, वाई भी भुजा है, यक्स भी क्या है? भुजा है। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार से यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर यक्स माइनस यक्स का होल स्क्वायर, मतलब दोनों बच्चों में वर्क कर लिया मान लो, तो वाई स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x³ ठीक। अब इसको सही ढंग से लिख लो तो वाई स्क्वायर बराबर x की घात 4 माइनस 2x³ प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इनके जो कहना है, इनका कहने के मुताबिक चलेंगे, थोड़ा समझना। इनका कहना है कि दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पहले वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास हम लोग मान लेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, उस प्रकार से हमने यहाँ पर माना कि A1, ए का मतलब क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। A1 जो है वो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, वो जो कि यक्स स्क्वायर है, ठीक, जो कि क्या है? यक्स स्क्वायर है। यक्स स्क्वायर क्यों है? क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला, तो वही भुजा स्क्वायर है। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dA1/dx बराबर 2x अवकलन हो गया, ठीक। अब हमारे पास A2 क्या है जानते हो? A2 जो है ये वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो हमारे पास, तो A2 की जो वैल्यू है ये वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस यक्स स्क्वायर। अवकलन करो तो dA2/dx बराबर 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x। अब इनके मुताबिक चलेंगे, इनका कहना है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, दूसरे वर्ग के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि dA2/dA1 बराबर इसके बटे में इसे करो तो 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x बटे 2x ले लो कॉमन, तो लिखेंगे dA2/dA1 बराबर ऊपर 2x कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2 दूनी 4, तो स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस 1 बटे 2x, इससे ये कैंसिल, तो dA2/dA1 बराबर ये हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1,
चाहो तो गुणनखंड भी कर सकते हो और ना चाहो तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर छोड़ दे रहे यहाँ पर। दो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में हमारे पास है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल समान दर से बढ़ता है, क्षेत्रफल जो है वो समान दर से बढ़ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल समान दर से बढ़ रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका परिमाप उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। परिमाप जो है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। समझो, सबसे पहले इनका कहना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, हम लोग कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। अवकलन करो तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 पाई आर कोस्ट और डी आर बटे डी टी, ठीक। एक चीज़ समझना इनमें यहाँ पर ये है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, समान दर से बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, डी ए बटे डी टी जो है ये हमने मान लिया कि ये जेड के बराबर है। एक समान दर से बढ़ रहा है ना, एक समान दर से बढ़ रहा है, तो इसकी जगह हमने क्या मान लिया, जेड के बराबर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे जेड के बराबर लिखते हैं, तो जेड बराबर 2 पाई आर और डी आर बटे डी टी। यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि सिद्ध कीजिए कि उसका परिमाप, तो परिमाप भी चाहिए हमें, परिमाप निकालेंगे, ठीक। तो परिमाप भी चाहिए, परिमाप निकालेंगे, तो उससे पहले काम करते हैं, इसको बटे में ले आओ, तो डी आर बटे डी टी बराबर जेड बटे 2 पाई आर। अब हम लोग कहेंगे वृत्त का परिमाप, ठीक। तो वृत्त का परिमाप, परिमाप को लिखोगे यस से या पी से, ठीक है, यस से लिख दो या पी से लिख दो, तो ये होता है फार्मूला 2 पाई आर, ठीक। परिमाप क्या है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि इसे अवकलन जब करेंगे तो डी एस बटे डी टी बराबर ये 2 पाई आर को लिखेंगे डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी के क्या लिखेंगे, जेड बटे 2 पाई आर। तो डी एस बटे डी टी बराबर 2 पाई और इंटू जेड बटे 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डी एस बटे डी टी बराबर जेड बटे आर। ये नियतांक है और नियतांक को हटाने पर हमेशा हम लोग अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं। तो डी एस बटे डी टी या यानी व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे आर। और इन्होंने भी यही कहा था कि सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि जो है उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम लोग कहेंगे अतः परिधि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। देखो 12 नंबर को देखो, 12 नंबर में है हमारे पास एक पतंग 151.5 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में गतिमान है। यदि पतंग की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसकी डोर को कितनी तेज़ी से छोड़ा जा रहा है। जब उसकी पूरी पतंग उड़ने वाले लड़के से 250 मीटर है, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। अच्छा, ये बात है। सबसे पहली बात है कि ऊंचाई जो है 151.5 मीटर है, तो ऊंचाई को लिख रहे हैं हम एच से, एच बराबर 151.5 मीटर है, ठीक। इसके बाद जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। चाल क्या है? चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लिखेंगे डी, इसको लिख रहे हैं एक्स से, हाँ चाल को एक्स से, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर लड़के पतंग उड़ने से लड़के 250 मीटर पर है। चलो सबसे पहले चित्र के द्वारा समझो आप लोग।
क्योंकि पतंग जो है वो कितने 151.5 मीटर हाइट पर है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि ये हाइट जो है यहाँ पर उड़ने की, ये हाइट जो है एक टोटल हाइट, संपूर्ण ऊंचाई जो है हमारे पास क्या है 151.5, ठीक। तो यहाँ से लड़के की जो ऊंचाई है, लंबाई है 1.5 है ये, तो यहाँ तक 151.5 है, बट यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखेंगे तो 150 हो जाएंगी। 50 क्यों होगी? क्योंकि 151.5 से 1.5 घटा दो, ठीक। और इसे मान लिया हमने कि ये बॉय मीटर में है, और इसे माना हमने ये यक्स मीटर में है, ठीक। ये किस में है? यक्स मीटर में है। नामकरण करना चाहो तो कर दो, ए बी और सी। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस की प्रमेय से फार्मूला क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर हम लोग क्या लेंगे? कण वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, ठीक। लंब का स्क्वायर कुछ है क्या हमारे पास? लंब 150 है प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 125 मतलब 225 ठीक है, यानी हम लोग कहेंगे 22,500, ठीक। अब अवकलन कर देते हैं हम लोग। अवकलन जब करेंगे तो अवकलन इसमें किसी के सापेक्ष कहा है क्या? नहीं, टी के सापेक्ष करो परिवर्तन में। तो ये लिखेंगे 2y और dy बटे dt बराबर 2x dx बटे dt। अचर का अवकलन 0, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो y और dy बटे dt बराबर x की वैल्यू है क्या? यहाँ पर एक बार रीचेक करेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो x लिखेंगे और इनटू dx बटे dt की वैल्यू जो है dx बटे dt की वैल्यू है 10, तो बराबर हमारे पास ये क्या है 10x। अच्छा, और कुछ वैल्यू नहीं है? एक काम करते हैं, x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक। और y की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, तो dy बटे dt आराम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जो लड़के की ऊंचाई है ये 250 मीटर है, ठीक। 250 मीटर लेके चल रहे हैं। इसे समीकरण 1 डाल दो। यहाँ लिखो समीकरण 1 से समझना, y की जगह हम लोग लिख रहे हैं 250 का स्क्वायर बराबर, ठीक, यक्स स्क्वायर प्लस 22,500, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 22,500। अब 250 को लिखेंगे 625 इसको इधर ले आओ तो माइनस 225 बराबर यक्स स्क्वायर। 2 जीरो तो यही है, 25 से 25 ये 2 जीरो और है, और ये 4 बराबर यक्स स्क्वायर। तो ये जोड़ा ये 2 का वर्ग है, तो 200 का वर्ग बराबर यक्स स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 200। यक्स की वैल्यू हमारे पास 200 है, तो वाई की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे हम लोग। वाई की वैल्यू तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो जब वाई की वैल्यू हम लोग, अच्छा वाई की वैल्यू 250 लिया हमने। अब देखो, अब इसे मान लो समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 से y की जगह हम लोगों ने क्या लिया 250, जो लड़के की है 250 dy बटे dt बराबर यक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स की जगह लिखेंगे 200 इंटू 10, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, ठीक। तो ये हो गया 200, तो हम लोग कहेंगे 25 अट्ठे 200,
तो डी वाई बटे डी टी बराबर 8। रुक जाओ, 25 बटे में जाएगा ना। सवाल नंबर हमारे पास है 12, तो यही कहेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। बस ये हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन सारे आपको बढ़िया बढ़िया ही मिलेंगे इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13। ठीक, तो एक काम करो, इतने को अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर 13 को देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। अब हाँ, 13 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एफ एक्स बराबर 2x प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, आर में वर्धमान फलन है, वर्धमान हो चाहे ह्रासमान हो, हमें अवकलन हम लोग करते ही है। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 2x का अवकलन 2 प्लस कॉट इनवर्स का अवकलन होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग का होता है 1/x, तो 1 पूरे को लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट का करेंगे अवकलन तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और माइनस एक्स का अवकलन 1। देखो अवकलन हम लोग को पढ़ा चुके हैं हम 5ABCDE में, तो ज़रूर उसको अगर आप लोग देख चुके हो तो ये समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं आपको, लॉग का होता है 1/, और अंडर रूट का किया हमने, फिर एक्स स्क्वायर किया और एक्स का किया अवकलन। ठीक है, सबका अवकलन करते ही है। हाँ, तो यहाँ पर इस 2 से 2 को बड़े आराम से प्लेन से काटना, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, ये लिखेंगे, भिन्न करेंगे इसके बटे 1 मान के, इसके गुणा करेंगे तो ये एक्स, इसके साथ गुणा करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, तो इसमें इसे प्लस कर देंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे हमारे पास, इसे लिखेंगे पहले अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इसे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। से ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो हमारे पास ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर 2 से 1 घटा दो, तो ये हो गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ह्रासमान है कि वर्धमान है? वर्धमान है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्धमान है, वर्धमान के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के बराबर लेके चेक करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसे जो है उधर पक्षांतर कर देते हैं तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे ऊपर पहुंचा दो तो 2x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा काटोगे तो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का कर लो वर्ग, और इधर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो वर्ग अंडर रूट को हटाने के लिए, होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये 4x 1 से 1 कैंसिल प्लस 4x स्क्वायर, ठीक, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर और ये घटकर प्लस 3, ठीक, बराबर 0। अब हमारे पास एक चीज़ समझना कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 अर्थात एक्स बराबर हमारे पास 0।
यहाँ पर 4x² प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर कोई भी संख्या, यहाँ पर r की बात की गई है, r का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अगर हम लोग माइनस में लेंगे तब भी माइनस का वर्ग प्लस में होता है, और प्लस में लेंगे तब भी प्लस का वर्ग प्लस में ही होता है, ठीक है। तो वर्ग होने की वजह से ये मान जो है धनात्मक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, धनात्मक। और मान अगर धनात्मक हो तो वर्धमान, अगर ऋणात्मक हो तो हम लोग कहते हैं ह्रास मान, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे r का कोई भी ऋणात्मक, ठीक, कोई भी ऋणात्मक मान ले लो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऋणात्मक ना लो, वास्तविक लिखो, r का कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, अतः फलन r में वर्धमान है, r में क्या है, वर्धमान है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, 14 में हमारे पास f(x) बराबर, हमारे पास पहले a इज ग्रेटर देन 1, a की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा भी है, 1 के बराबर भी है। तो f(x) बराबर √3 sin x, f(x) बराबर √3 sin x माइनस cos x माइनस 2ax माइनस cos x 2ax माइनस 2x प्लस b। r में ह्रासमान है, r में क्या है, ह्रासमान है। सबसे पहले अवकलन करो, अवकलन करो, f(x) बराबर √3 sin x का अवकलन cos x माइनस cos x का होता है माइनस sin x और माइनस 2a, ठीक। तो ये माइनस और ये माइनस ही हो गया प्लस, अचर का अवकलन 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि f(x) बराबर 0 ले लो। तो लिखो √3 cos x प्लस sin x माइनस 2a बराबर 0, ठीक। एक काम करते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो √3 cos x प्लस sin x बराबर ये 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे समझना। इसके लिए क्लास 11th की मैथ को ऐड करो कि हम लोग कैसे जोड़ते थे, साइन और कॉस एक साथ होने पर यहाँ पर जो भी इससे गुणांक हो उसका वर्ग प्लस इससे गुणांकों का वर्ग, तो बराबर ये 3 और प्लस 1 4 मतलब 2। तो जो 2 दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, हाँ दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो लिखेंगे √3 बटे 2 cos x प्लस 1 बटे 2 sin x बराबर 2a बटे 2। ये cos x लिखो इसको, और ये cos 30 का मान है, प्लस sin लिखो इसको, और ये sin 30 का मान है बराबर a, ठीक। अब एक चीज़ समझना कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, बहुत छोटा सा है। चलो एक काम करते हैं, पहले इतने को रेस कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक सूत्र है, हाँ, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। सूत्र है cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कि फार्मूला cos a माइनस b का है, ठीक। तो a की जगह x है, b की जगह 30 है, तो लिखेंगे ये cos x माइनस 30 बराबर a की जगह हमारे पास ये दिया गया था कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1, तो इसकी जगह अगर 1 लेते हैं तो लिखेंगे cos x माइनस 30 बराबर ये cos 0 का मान है, cos तुलना, तो x माइनस 30 बराबर 0
तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है 30 है, ठीक। तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है 30 है, और इन्होंने कहा था कि ह्रास मान है, ये हमें चेक करके बताओ। तो थोड़ा समझना, जैसे हमारे पास ये दिया गया था कि एफ एक्स बराबर हमारे पास ये है √3 साइन एक्स, ठीक। तो जो अवकलन में क्या आया था हमारे पास, एक बार उसी को ही लेंगे हम लोग, ठीक, जो अवकलन में आया था एफ डैश एक्स, तो √3 कॉस एक्स, ये तो है तुम्हारे पास √3 कॉस एक्स प्लस हमारे पास साइन एक्स और -2a, ये आया था हमारे पास, ठीक। ये अगर प्लस में आ जाए तो वर्धमान, माइनस में आ जाए तो ह्रास मान, यही तो है। तो यहाँ पर चेक करेंगे यक्स जो है हमारे पास क्या है 30 है, तो थोड़ा समझना, एफ डैश एक्स √3/2, ठीक, कॉस 30 का मान भी क्या होता है √3/2, ठीक, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 -2 इंटू, यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 1 है, a का मान 1 से अधिक भी ले सकते हो, तो 2 × 2 ले रहे हैं हम लोग, a बराबर क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, दिखाने के लिए, दिखाना था ना मैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर ये हमारे पास 3/2 प्लस 1/2 -4, तो ये हमारे पास 4/2 -4, इससे ये कैंसिल 2 घटा दोगे तो एफ डैश एक्स जो है ये -2 है, और जो कि हमारे पास हम लोग कहेंगे अतः फलन, ये तो इन लोग को आर में ह्रासमान है सिद्ध करना है, तो आर में ह्रासमान है, ठीक, दिखाना है हमें, सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 में है सी स्क्वायर के क्षेत्रफल किसी दिए हुए गत्ते से वर्गाकार आधार का एक खुला हुआ बॉक्स बनाना है। सिद्ध कीजिए कि बॉक्स का महत्तम आयतन c³/6 घन इकाई है। मतलब थोड़ा समझना यहाँ पर, पहले इनका कहना है कि सी स्क्वायर, ठीक, सी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी दिए गत्ते का वर्गाकार, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए फिर भी आप समझ लेना कि अगर ये भी x इकाई है तो ये भी x इकाई है, तो इसकी सभी भुजा क्या होगी, सभी भुजाएं होंगी x इकाई, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे वर्ग। हाँ, सी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, सबसे पहले हमने माना वर्ग की भुजाएं, सभी भुजाएं, ठीक है, एक भुजा नहीं सभी भुजाएं जो है वो यक्स है, सेंटीमीटर मीटर यूनिट जो भी मतलब यूनिट कह लोगे, ठीक है, तो क्या है यक्स है, ठीक। तो वर्ग की भुजाएं क्या है यक्स है, हमने ये मान लिया। अब इसके बाद एक बॉक्स भी है, तो बॉक्स की ऊंचाई मान लो, तथा बॉक्स को बना नहीं रहे इसमें, तथा बॉक्स की ऊंचाई जो है वो h है, ठीक, बॉक्स की ऊंचाई क्या है h है। बॉक्स अगर बनाना चाहो तो बॉक्स बना सकते हो, खुला हुआ बॉक्स है, अगर बॉक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, फिर इससे बनाना पड़ेगा आपको लंबाई करके, ठीक। चलो अलग से बना दे रहे। चलो बॉक्स कैसे बनाओगे समझना, बॉक्स जैसे आप ऐसे, ठीक, सिंपल तरीके से बना देना इसे, इसी में ही है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो h मीटर हमने मान लिए कि ऊंचाई जो है इस बॉक्स की वो h है, मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, जिसमें लेना है ले लो, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि इसमें ये दिया गया है सी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है,
बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है हमें सी स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही बॉक्स का क्षेत्रफल क्या है, सी स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा समझना, जो बॉक्स है इस पूरे का जो क्षेत्रफल जब लेंगे तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो प्लस, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे 4xy बराबर हमारे पास क्या हो गया सी स्क्वायर। ठीक, 4xy बराबर हमारे पास क्या हो गया सी स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। इसके बाद महत्तम आयतन वाले, हाँ महत्तम आयतन वाले, तो हम लोग कहेंगे कि बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, ठीक, बॉक्स का आयतन हम लोग क्या लेंगे, एक चीज समझना आपको ये है कि ऊंचाई को बॉय ले लो, यहाँ पर बॉय ले लो क्योंकि हमने बॉय लिया है, यहाँ पर बॉय से दिखाए तो बॉय ले लो। ठीक, अब बॉक्स का आयतन जो है, बॉक्स का आयतन कैसे दिखाओगे, पूरे इस बॉक्स और ये, एक चीज़ समझना, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गत्ते से वर्गाकार आधार का खुला हुआ बॉक्स बनाना है, खुला हुआ बॉक्स है ये, मतलब वर्गाकार खुला हुआ है, इसीलिए तो हम लोग कहेंगे कि आयतन ये हो जाएगा हमारे पास, वैसे तो बॉक्स का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई कर लोगे, अगर यहाँ पर भी एक्स ले लो तो भुजा क्यूब ही तो हो जाएंगे, इसलिए। ठीक, बॉक्स का आयतन तो इसको लिखो v बराबर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, v बराबर एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर v बराबर, एक काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान निकालो, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 4xy बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे बटे में ले आओ तो y बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x, यहाँ पर रख दो तो v बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4x और अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक कैंसिल, तो v बराबर 1/4, अंदर गुणा कर लो x का तो सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, अवकलन कर दो। ठीक है, यहाँ पे समय हमारे तो दिया नहीं गया हमारे पास, तो हम लोग चाहे तो इसको हम लोग x के सापेक्ष कर सकते हैं, और t के सापेक्ष मत करो, यहाँ पर t पे सापेक्ष करोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इन्होंने यही कहा कि महत्तम बॉक्स का आयतन, तो हम लोग t के सापेक्ष ना करके यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dv बटे dx बराबर 1/4 सी स्क्वायर, एक्स का अवकलन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, हाँ, अब वर्धमान ह्रासमान है तो महत्तम और न्यूनतम, तो महत्तम और न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, dv बटे dx बराबर 0, इसके बराबर 0 ले लेंगे, तो 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। ठीक, x की वैल्यू को निकालो, इसको बटे में ले आओ, तो x स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे 3, तो या फिर x बराबर c बटे √3 जो कि प्लस माइनस में है। ठीक, अब अगर दोबारा अवकलन करोगे तो उसी में इस मान को रखते हैं, बट हम लोग यहाँ पर जो है प्रूफ करेंगे कि जो आयतन है वो c³ बटे 6 √3 है। तो हम लोग दोबारा अवकलन रख के उसको चेक करते हैं कि महत्तम है कि उच्चतम है, तो हम लोग इसी का दोबारा अवकलन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलज करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे d2 v बटे dx स्क्वायर, ये तो अचर हो गया, ये -3 दूनी 6x माइनस 6x। ठीक,
तो यहाँ पर -6x, तो d2v/dx² बराबर -6 इंटू ये हो गया c/√3, जो कि हमारे पास क्या है, उच्चतम है, उच्चतम यानी महत्तम है, क्योंकि माइनस आ जाए तो महत्तम और प्लस आ जाए तो निम्नतम। अब हम लोग आयतन पे चेक करेंगे। अब जो है हमारे पास v बराबर क्या है, v बराबर हमारे पास कहाँ हो भाई साहब, ये x²y, ठीक। तो v बराबर हमारे पास है, रुक जाओ यहाँ पर ना रखो, मान वहाँ पर रखो जहाँ पर हमारे पास ये c की वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ रख दो। तो v बराबर 1/4 c² x माइनस x³। तो v बराबर 1/4 c², c की जगह हमारे पास c² लिखो, इंटू x की जगह हमारे पास क्या है, c/√3। तो c/√3 माइनस c/√3 का होल क्यूब। तो v बराबर 1/4 c³/√3 माइनस ये हो गया c³ बटे ये हो गया, तो √3 गुणा √3 गुणा √3 3 बार करोगे, क्या करोगे कि √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये पूरा 3 और ये 3, तो 3 √3, ठीक। यहाँ पर 3 √3 ले लो कॉमन, c³ ले लो कॉमन, तो v बराबर 1/4 c³ √3 कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ 1/3, तो भिन्न कर लो, तो v बराबर 1/4 इंटू c³ इंटू 3 एकम 3 माइनस 1/3, तो v बराबर 1/4 इंटू c³ इंटू 2/3, इससे 2 तिया 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो v बराबर c³/6√3 घन इकाई, ठीक। तो यही हमारे पास आंसर है, यही कहना था इनका कि प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, मैं ये प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो आप, 16, 17 2 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। देखो 16, 17 को आप, चलिए फिर हम लोग करते हैं बस 16 नंबर को, ठीक। देखिए 16 नंबर में है 36 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, जिस उसकी भुजाओं में से किसी एक के चारों ओर घुमाने पर अधिक से अधिक संभव आयतन प्रसर्प हो। प्रसर्प को मतलब ढकना, ठीक है, घेर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास एक आयत की बात की गई है, तो उसको आयत बना लो। तो एक हमने क्या बना लिया, ये एक क्या है आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको घुमाने पर क्या करोगे, घुमाने पर, तो घुमाने पर मतलब यूं ऐसे, जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यू बनेगा, ये जिसे घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा दो या ऐसे फोल्ड कर दो, फोल्ड करना है तो यू फोल्ड बनेगा ये, ठीक। जो कि एक बेलन के आकार का है। अगर इसकी लंबाई x और ये चौड़ाई y है, तो इसकी भी यही x और ये ऊपर y, तो ये x और ये y हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जो कि एक बेलन के आकार के है, किसके आकार के हैं, एक बेलन के आकार के हैं। अब समझना, इनका कहा है ना आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, हमारे पास दिया है, तो हम लोग कहेंगे आयत का परिमाप बराबर 36, ठीक, सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि आयत का परिमाप हमारे पास 36 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, इससे कैंसिल करो तो ये 18, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग कहेंगे 18, किसी एक का मान निकाल लो, तो y बराबर 18 माइनस x, समीकरण डाल दो इसको 1, ठीक, समीकरण डाल दिया हमने 1। अब यहाँ पर इनका कहना है कि संभव आयतन, अधिक से अधिक आयतन, मतलब आयतन का अधिकतमीकरण करोगे, आयतन ही बना लो फिर, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि बेलन का आयतन, ठीक, हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन जो कि होता है पाई
आर स्क्वायर एच। तो इसी प्रकार आयतन को लिखेंगे v से v बराबर पाई, त्रिज्या ये x ले लेंगे स्क्वायर और ये h की जगह लिखेंगे बॉय। ठीक, x की जगह लिखेंगे बॉय। y की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो v बराबर पाई x स्क्वायर और ये 18 माइनस x, तो v बराबर पाई x स्क्वायर का अंदर गुणा कर लो तो 18 x स्क्वायर माइनस x क्यूब, अवकलन कर दो तो dv बटे dx बराबर ये पाई और ये हो गया 18 दूनी 36x माइनस 3x स्क्वायर। पुनः अवकलन करो तो d2 v बटे dx स्क्वायर बराबर पाई और ये 36 माइनस 6x। ठीक, अब कहेंगे हम लोग उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए क्या होता है, dv बटे dx बराबर क्या लेंगे 0, तो लिखेंगे पाई 36x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर 3x ले लो कॉमन तो बचेंगे 12 3 36 माइनस x बराबर 0, तो ये 3x पाई बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0। यहाँ पर 12 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर लिखेंगे 12। अब x बराबर 0 भी है, x बराबर 12 भी है, इन दोनों पर चेक करते हैं। यहाँ पर d2 है, हाँ, लिखेंगे d2 v बटे dx स्क्वायर। पहले हम लोग 0 पर चेक करेंगे, तो 0 पर चेक करेंगे तो ये पाई और 36 माइनस 6 इंटू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 पाई जो कि प्लस में है, तो ये हमारे पास क्या है निम्नतम। अब d2v बटे dx स्क्वायर x बराबर 12 पर चेक करेंगे तो पाई यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 6 इंटू 12, तो 36 पाई माइनस 12 छिंग 72। ठीक, तो एक चीज़ पाई जिंदा है क्या, हाँ पाई हमारे पास जिंदा है, हाँ, तो यहाँ पर पाई की कोई भी वैल्यू ले लोगे, ठीक, तो तब भी 72 36 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा, ऐसे करो, ये तो गलत हो गया, पाई 36 माइनस 72, तो ये घटकर माइनस 36 पाई, और माइनस में होना हमारे पास महत्तम होता है, तो ये हमारे पास क्या है महत्तम। किस पर महत्तम है, x बराबर 12 पर ये है महत्तम, तो महत्तम लोग दिखा चुके हैं। अब जो है हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे, x बराबर 12 ही ले लेंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या है 12 पर। ठीक, इसे समीकरण रख दो कहाँ पर, समीकरण 1 में, समीकरण रख देंगे 1 में। जब 1 में रख देंगे लिखेंगे y बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 12 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, और इसी सेंटीमीटर के साथ ये आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आखिरी देखो 17 नंबर। अब ठीक है 17 नंबर यानी आखिरी, तो इनका कहना यह है 17 नंबर में कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, एक वृत्त बना लो और ए बी बना लो, ए बी जो कि वृत्त का व्यास है। ठीक, जो कि वृत्त का क्या है व्यास है, और तथा सी उसकी परिधि पर कोई बिंदु है, सी परिधि पर कोई बिंदु है। परिधि ले लो, परिधि तो जहाँ जहाँ चाप है वहाँ वहाँ परिधि का हो गया इसको, तो ये परिधि पर, ये परिधि है, मतलब ये 90 एंगल पर है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो फिर ये 90 एंगल का है। हाँ, परिधि पर है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल महत्तम तथा उस समय होगा जब वह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होगा। महत्तम का मतलब महत्तम करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, एक भुजा को x ले लेते हैं, एक भुजा को y ले लेते हैं, और समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग
एक चीज़ समझना, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 एंगल है, 90 एंगल के सामने वाली भुजा को कहते हैं कड़। तो ये हमारे पास 90 एंगल के सामने वाली भुजा जो है ये कड़ है। तो हम लोग कहेंगे कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये हो गया पाइथागोरस की प्रमेय। कड़ का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। y का मान निकाल लो तो कहेंगे हम लोग वाई स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण डाल दो 1। ठीक, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार। यहाँ पर इसको हटा कर रूट चढ़ा दो, तो y बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी समीकरण एक ही है। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो a बराबर 1/2, लंब हमारे पास क्या है, ये लंब तो x इंटू वाई, तो a बराबर 1/2 x, y की जगह डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रख लेंगे। ठीक, अब हमारे पास चाहो तो अवकलन कर दो। ठीक, चाहो तो अवकलन कर दो प्रथम द्वितीय से, या दोनों बच्चों में वर्ग कर सकते हो। चलो अवकलन कर देते हैं। अवकलन जब करेंगे तो इस वाले को मानेंगे प्रथम, पूरे को मानेंगे द्वितीय। तो समझना, डी ए बटे डी एक्स बराबर 1/2 प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 1/2 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ठीक, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्रथम का अवकलन 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी ए बटे डी एक्स 1/2, ठीक, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। समझो, फिर इसके आगे जो है हम लोग भिन्न करते हैं, इसके बटे में 1 मान के भिन्न करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे डी ए बटे डी एक्स बराबर 1/2, इसके साथ गुणा करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का गुणा करोगे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डी ए बटे डी एक्स बराबर 1/2, ये डी स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर बटे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः अवकलन करेंगे। तो हम लोग कहेंगे पुनः x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष, या पुनः ना करो, एक काम करते हैं, पुनः अवकलन ना करो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए क्या होता है कि डी ए बटे डी एक्स बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, इसके बराबर क्या लेंगे 0। तो लिखेंगे 1/2 डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों बटे में है, गुणे में पड़ जाए तो 0, ख़त्म काम। तो डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो डी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, इसको बटे में ले आओ तो x स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटे 2, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो x बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर बटे 2, तो x बराबर प्लस माइनस डी बटे अंडर रूट 2। इसे जो है समीकरण 2 डाल दो। अगर इसमें वैल्यू को रख देंगे x की वैल्यू को, और अगर प्लस में आ जाए उच्चिष्ट, माइनस में आ जाए निम्निष्ट, तो हम लोग कहेंगे अब a बराबर 1/2, x की जगह हम लोग लिखेंगे d बटे अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट में डी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर बटे 2, तो ए बराबर डी बटे 2 अंडर रूट 2, डी बटे 2 अंडर 2, और ये हो गया हमारे पास 2 एकम 2 से 1 घटा दो, तो डी स्क्वायर बटे 2। तो ए बराबर हम लोग कहेंगे डी बटे 2 अंडर रूट 2, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी बटे अंडर रूट 2। तो ए बराबर हमारे पास डी बटे 2 इंटू 2, तो ए बराबर हम लोग कहेंगे डी बटे 4, प्लस में है तो हम लोग कहेंगे कि ये महत्तम है, ठीक। अगर माइनस, ये तो प्लस वाले मान लिया हमने, अगर माइनस वाले लेंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। इसमें क्या है, महत्तम की न्यूनतम, महत्तम। अब महत्तम दिखा चुके हैं, अब समबाहु त्रिभुज दिखाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो देखो यक्स की जो वैल्यू है हमारे पास डी बटे अंडर रूट 2 है। अब वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो वाई की वैल्यू के लिए हम लोग कहेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ पर है, ये है, यहाँ रखो। तो वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रखो, ये एक्स स्क्वायर का मान है डी स्क्वायर बटे 2, ठीक, डी स्क्वायर बटे 2। तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2, तो वाई स्क्वायर बराबर, इससे गुणा करोगे तो 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2, भिन्न करोगे ना, तो वाई स्क्वायर बराबर ये डी स्क्वायर बटे 2, अर्थात वाई बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर बटे 2। तो वाई बराबर भी प्लस माइनस डी बटे अंडर रूट 2। देखो यक्स और वाई की वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यक्स जो है वो वाई के बराबर है। अगर यक्स वाई के बराबर है तो अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या है, 2 भुजाएं बराबर है। क्लियर। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, एक भी क्वेश्चन हमने आपके लिए नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और लॉन्ग वीडियो इसलिए है, आप लोग सोच रहे हो लॉन्ग वीडियो इसलिए है कि पार्ट बाई पार्ट बनाने में आप लोगों को ढूंढने में दिक्कतें होती है ना, इसलिए लॉन्ग वीडियो बना के मैराथन क्लास चला के एक ही क्लास में एक प्रश्नावली को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने फर्स्ट बुक, इस बुक को अगर 2 डिवाइड करोगे तो फर्स्ट बुक खत्म कर चुके हैं, मतलब पार्ट 1 को ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 1 मतलब बुक के पार्ट 1 को ख़त्म कर चुके हैं, पार्ट 2 अब पढ़ने वाले हैं। मतलब अब नेक्स्ट वीडियो जो है समाकलन के ऊपर बनाएंगे, मतलब अब समाकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पार्ट 2, बुक के पार्ट 2 मतलब सेकेंड भाग को पढ़ने वाले, ठीक है। तो समाकलन में ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समाकलन, ठीक है। समाकलन जैसे अवकलन, जितने अगर अवकलन को अच्छे से समझ गए हो आप लोग तो समाकलन बहुत मस्त तरीके से समझ जाओगे, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो अवकलन के सारे वीडियोस को आप लोग देख लेना, जिससे कि समाकलन में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। फिर भी समाकलन को बेसिक से लेकर ही चलेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।